जो बुज़दार और इमरान खान नहीं कर सकते। इस डिसीजन को रिव्यू करना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घर बनाती हैं, हम गिराते नहीं। लेकिन अगर कोई कानूनी वजह से, आईनी वजह से हमें मजबूर किया जाता है, अवाम का वो बुनियादी हकूक उनसे जल्दबाजी में ना छीने। इक्वल कॉम्पनसेशन से कॉम्पनसेशन के साथ हम उनका ख्याल। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अदालत पाकिस्तान के आउटसाइड द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अवाम को कुछ नारे लगाने पड़े जो मुझे बहुत बुरा लगे कि बचा दिया भारी टाउन और गिरा दिया औरंगी टाउन, बचा दिया बनी गाला और गिरा दिया गुजरना। बुरा इंप्रेशन जा रहा है। ये इंप्रेशन हम पैदा नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ कि आप हुकूमत और अदालत के हुक्म पे ही अमल कर रहा है और हम तो अदालत के बहुत एहतराम करते हैं। जिन्होंने ये हुक्म दिया है इस पे हम तो अमल भी कर रहे हैं। उनको ना सिर्फ कॉम्पनसेशन, लेकिन हमें तो उनको पहला नया घर देना पड़ेगा, फिर आप तोड़ सकते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट का स्लॉटर हाउस बन चुका था, इसलिए बंद पड़ा है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली पीपी चेयरमैन को जवाब देने मैदान में आ गए। हलीम आदिल शेख का कहना था कि बिलावल भुट्टो साहब अपने वालिद से पूछिए आज तक बेनजीर के कातिल बेनकाब क्यों नहीं किए। उन्होंने ये भी कहा, लगता है नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट में आपका भी शेयर है, इसीलिए वजीर आला मुराद अली शाह का काम बहुत पसंद है। हलीम आदिल ने सिंध हुकूमत से अपील की कि नालों के मुतासरीन को नए सिरे से आबाद किया जाए। जवाब लीजिए अपने वालिद साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिल क्यों बेनकाब नहीं किए गए। आपने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के वोटर्स सिंध को कब्रिस्तान आपने बना दिया है। सिंध के हकूक पर डाका कौन डाल रहा है? आरओ प्लांट के पैसों की कमीशन वो गरीब आम के 2 बूंद पानी के पैसे जरदारी ग्रुप के अकाउंट और बिलावल जरदारी के तक के अकाउंट के अंदर गए हैं। जिस अंदाज से आप अपने बिल्डर्स को जमीनें दे देते हैं, जिस अंदाज से यूनुस मेमन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और दीगर इजला के अंदर जमीनें बेचकर पैसे आपके अकाउंट में भेज रहा है, जनाब अली इनको सेटल करें। इनको औरंगी नाला, गुजर नाला और महमूदाबाद नाले के लोगों को सेटल करें। नाले में लोग मुतासिर हैं, हमें भी अफसोस है उनका, लेकिन जो नाले में गटरों में जो डूब गए कराची के शहर के लोग, उसका जिम्मेदार कौन है? बिलावल साहब। 1 ट्रिलियन रुपीस सिंध के लिए दी गई थी, बात नहीं की। झूठ तो ना बोलिए प्लीज। आप एक बड़ी माँ के छोटे बेटे हैं, एक बड़ी माँ के छोटे बेटे हैं, एक बड़े नाना जुल्फकार अली भुट्टे के छोटे नवासे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों बंद पड़ा है, जरा सोचा है आपने? एक स्लॉटर हाउस था, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का स्लॉटर हाउस था, जहाँ आपने मेरिट को कत्ल किया। पावर प्लांट वजीर आला का अगर काम आपको अच्छा लगता है तो इसका लगता है कि नूरियाबाद पावर प्लांट में से शेयर आपको भी दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी टीवी से इंटरव्यू में बैनुल अक़वामी ताकतों को आईना दिखा दिया। कहा, मसला कश्मीर के मामले में मगरिब का मयार दोहरा है। इस्लामी दुनिया और मगरबी मुआशरों में राबतों की बड़ी हद तक कमी है, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया फैला। पाक चीन दोस्ती को लेकर वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और मुआशी इस्तेहकाम के लिए रेस्क्यू किया। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। फिर आता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। अगर इन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो ये आया है कि दुनिया में महंगाई हर जगह जा रही है। अमेरिका में भी महंगाई हो रही, यूरोप में भी हो रही है, लेकिन उसका एक फार्मूला है। अगर आवाम की ज़िंदगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नीचे जाए और मुल्क में महंगाई आए तो वो तबाही है। अगर आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, उनके पास पैसा है ख़रीद के लिए, तो वो मुल्क में तबाही नहीं, वो मुल्क की तरक्की है। क्योंकि महंगाई और लोगों की ज़िंदगी आपस में जुड़ी हुई है। दुनिया में आज देखो, अमेरिका में कौन सा चीज़ सस्ता हुआ, यूरोप में कौन सा चीज़ सस्ता हुआ, उनकी ज़िंदगी भी जो उनकी आमदन है वो भी बढ़ रहा है और मुल्क भी तरक्की कर रहा है। जो जिस मुल्क में महंगाई नहीं और सब कुछ रुक जाए तो वो मुल्क रुक जाएगा, ना कोई उगाएगा, ना कोई इंडस्ट्री चलाएगा और ना कारोबार होगा, तो किस तरह मुल्क चलेगा। ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है
कि महंगाई महंगाई गुर्बत। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाएँ फिरें, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरें, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का ये ड्रामा है और ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब लोग समझदार हो गए हैं। हमारे MNA साहब कह रहे करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा। अच्छा चलो बात सुन ले, कोई बात नहीं। फिर यही इन्हीं कारखानों की वजह से और इन्हीं कंस्ट्रक्शन की तरक्की की वजह से रोज़गार बढ़ता है। मैं ख़ुद कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं कि आके काम करें, लेकिन ये फिर भी कहते हैं बेरोज़गार। ये मेरे साथ फिरें, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जितनी हवा इन्होंने उड़ाई है ये बिल्कुल नज़दीक भी नहीं है सच्चाई के। और ऐसा लगता है अपोजिशन का कि ये इतना झूठ बोलेंगे कि वो सच नज़र आएगा। तो ये झूठ अब कामयाब इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान के लोग तालीम याफ्ता हो गए, समझदार हो गए, इनकी हंसी से कुछ नहीं बनेगा। तो 2023 में इंशाल्लाह इनको पता चलेगा कि इमरान खान क्या है। फिर देखें, दुनिया में कोविड आया, सारी दुनिया की इकॉनमी तबाह हुई। हमारे आसपास जो मुल्क हैं उनकी इकॉनमी देखें, अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान ने अच्छे फैसले किए और आज मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो रही है। हालांकि हमारी इकॉनमी को डूब जाना चाहिए था, ये अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान के सही फैसलों से। ये अपोजिशन का ड्रामा है, अब ड्रामा नहीं चलेगा कि मुल्क में महंगाई है। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बलोचिस्तान असेंबली में बजट इजलास के दौरान हंगामा राय पर मुकदमा दर्ज होने पर अपोजिशन अरकान आग बगोला हो गए। गिरफ्तारी देने थाना बिजली घर पहुंच गए, खवातीन अरकान भी उनमें शामिल हैं। तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। मुजीबुल्लाह, क्या सूरत हाल है इस वक्त और अपोजिशन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ अभी तक? जी बिल्कुल, ऐसा है कि आज जो है वो अपोजिशन अरकान असम्बली ने गिरफ्तारियां देने बिजलीघर थाने आना था, ताहम रुकावटों की वजह से वो 12 बजे तो नहीं पहुंच सके, अलबत्ता 2 बजे वो थाना बिजलीघर पहुंचे। अब भी वो पुलिस थाने के अंदर मौजूद है। ताहम यहाँ पे एक सूरत हाल ये बन रही है कि बजट इजलास जारी है और इजलास के दौरान जो असम्बली का कानून ये कहता है कि अरकान असम्बली को इजलास के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता उस वक्त तक जब तक स्पीकर उन्हें इन रिटर्न ना दे। अब तक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने इन रिटर्न तो नहीं दिया, गिरफ्तारियां तो नहीं हुई, ताहम अरकान असम्बली इस वक्त भी थाने के अंदर मौजूद है, पुलिस के हिसार में है। और जो अरकान असम्बली है उसमें से 17 जो अरकान असम्बली थे जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, उसमें जो 15 अरकान असम्बली तो इस वक्त थाने के अंदर मौजूद है। जहाँ हम एक रुकन असम्बली जो कि जमीयत के थे, जो 18 तारीख को बख्तरबंद गाड़ी के टक्कर से जो जख्मी हुए थे वो इनमें शामिल नहीं है। और नस्ला ज़ेरे उनकी पार्टी के पश्तूनख्वा मैप के एक सीनियर रुकन की वफात के बायस वो इनके में शामिल नहीं है। ताहम 15 अरकान असम्बली जिनमें खवातीन भी मौजूद है वो इस वक्त थाना बिजलीघर के अंदर मौजूद है और बदस्तूर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ताहम जो कानून के मुताबिक जो पुलिस है वो उन्हें अब उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली उनको इन रिटर्न ना दे। तो अब तक रिटर्न में तो कुछ नहीं आया, ताहम वो भी इस वक्त अरकान असम्बली थाने के अंदर मौजूद और गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा है, खवातीन अरकान भी उनमें शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुल्लाह। अमेरिका में 9/11 भी तो सुपर पावर की इंटेलिजेंस की नाकामी है। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक कहते हैं उसामा बिन लादेन एबटाबाद में ही था और वहीं मारा गया। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को खुसूसी इंटरव्यू में रहमान मलिक का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवा देते हैं। उसामा बिन लादेन का मामला भी आया था, रातों रात हमें पता लगा कि हमला हो गया, जो भी हुआ तो वो कैसे हो गया और आपको वाकई इल्म नहीं? देखें, इट डज नॉट लाई विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मैं ये कौम को हाशा गला कहता हूँ कि हमें नहीं पता लगा। और अगर ड्रोन आता है वो मार के चले जाते हैं, पेशावर के करीब खैबर में आबादुर्रहमान पे चले जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, उसको पता चलता है जब हमें मार के चले गए। तो हेलीकॉप्टर इज़ ऑल्सो जो उनकी स्टिल टेक्नोलॉजी है, इट्स लाइक अ ड्रोन। मुझे अच्छी तरह याद है, शाम का वक्त था, लेट इन द इवनिंग में भी 10:30 समथिंग, मैं टीवी खोला तो पता लगा जी कि एक हेलीकॉप्टर गिरा है
एबटाबाद में। अच्छा, अब विद माई एक्सपीरियंस आई नो कि हमारे पास बहुत कम हेलीकॉप्टर हैं जो नाइट विजन के साथ फ्लाई कर सकते हैं। तो आई इमीडिएटली रैंग अप दी DIG। आई सेड व्हाट हैज हैपेंड? कहता सर एक हेलीकॉप्टर गिरा है। मैंने यार या कोई ड्रोन गिरा है? मैंने कहा नो, चेक इट अप, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई मूव इमीडिएटली टू सीन। उसने मुझे वहाँ जाके फ़ोन किया कि सर इट हैज़ बिन कॉर्डन्ड ऑफ बाय द आर्मी, तो ये मामला हुआ है। तो बेसिकली जनरल कियानी ने फिर इन्फॉर्म किया प्रेसिडेंट साहब को। दिस हाउ वी मूव फॉरवर्ड। उसामा बिन लादेन का आपको पता था एबटाबाद में मौजूद है? नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको बताऊं किसके ऊपर मैं लगा हुआ था ढूंढने में। तो मुझे एक दफ़ा एक इंफॉर्मेशन आई कि जी काला डाके के करीब एक गाँव है और बड़ा लंबा सा बंदा हुआ रहता है। मैंने बंदा भेजा, वो ये नहीं था। फिर किसी ने कहा कि एक ये मर गया है OBL और इसको सऊदी अरेबिया में कफन के तौर पे लेके जाएंगे। मैंने डायरेक्शन दी यहाँ रिकॉर्ड के कोई कफन बगैर क्लियरेंस के नहीं जाएगा। तो बेसिकली मैंने अमेरिका को भी यही कहा कि देखिए भाई मैं चला जाऊँ और मैं मैनहट्टन के किसी फ्लैट में जाके रात को छुप जाऊँ तो आपको कोई बंद नहीं निकाल सकता मुझे। तो एक ऐसा खुला इलाका जिसमें बड़े बड़े घर सब लोगों के होते हैं। हाँ, तो वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। और एक चीज़ थी कि ट्रेस कोशिश करने की, बल्कि एक चीज़ और ऑन रिकॉर्ड है, ये जब इस तक पहुंची है जो मैं समझता हूँ, एक लड़का था मलेशियन और उससे एक हमें सिम मिला था। तो आई हैंडेड ओवर दैट सिम टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज के, आप देख लो। उस सिम में उसकी कॉल थी कुछ पाकिस्तान में लेफ़्ट राइट, एंड बट ही नेवर टोल्ड कि वो कहाँ पे है, ये किधर था। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बंदा भी मिला था। तो उस सिम से ये तो नहीं पता चलता बंदा कहाँ गया, सिम में उसकी टेलीफोन कॉल्स जो उसने की हुई थी वो सस्पिशियस थी। अच्छा, और वो बंदा पकड़ा गया था मलेशियन? हाँ बिल्कुल पकड़ा रहा, जेल में रहा। अब आई डोंट नो वेयर इज ही, बट वो उसामा के मरने के बाद नहीं, पहले पकड़ा, लेकिन फिर भी वो नहीं बोला। अच्छा, पकड़ लिया, फिर भी आपको नहीं पता चला उसामा इधर है? नहीं, ये देखें, वो उसामा का दोस्त तो नहीं था ना, लेकिन वो किसी वजह 3rd 4th लेवल पे टेलीफोन कॉल करता था। उसके जितना ग्रुप था टेररिस्ट का वो हमने पकड़ लिया सारा। मैंने खुद उसकी बीवी को पर्दे में रख के पीछे और बाइक बुला लिया था, उसके बच्चों को इंटरोगेट किया। अच्छा, और इनकी इसकी 2 बीवियाँ उसके साथ रहती थी। एक बीवी थी जो कि सऊदी थी, डॉक्टर थी, और ये बीवी उसकी लेटेस्ट यमनी बीवी है। और मैं समझता हूँ वो जो पकड़ा गया वो यमनी बीवी की वजह से पकड़ा गया है। वो इस तरह कि ही यूज टू लव हर अ लॉट, तो इसके मैसेजेस आते जाते थे। और इसका एक ब्रदर-इन-लॉ था, वो माना तो नहीं हमारे सामने कि मैं आता जाता था, लेकिन क्योंकि अमेरिकन ने उस पूरी फैमिली को, जो इसकी सेकंड वाइफ थी, उसको साथ रखा हुआ था। तो जो मैंने इंटेरोगेट किया था उसकी बड़ी बीवी को, बड़ी बीवी कहती थी कि ये जो शेख साहब हैं ये इसलिए मारे गए हैं और पकड़े गए हैं कि इसकी ये जासूसी करती थी यमनी जो है। तो मेरा ख्याल ये है कि फिर मैंने उसको थोड़ा ट्रेस किया आगे। वो शौकन समझ मैं सुनी नहीं, जो शौकन नहीं, मैं ट्रेस किया आगे उसको थोड़ा सा। तो मैं ट्रेस किया कि भाई ये यमन से कैसे पहुंची। तो यमन से ये गई है ईरान, वहाँ ये ट्रेस कर रहे थे मेरा अमेरिकन। और ये मैं पहली दफ़ा पब्लिक कर रहा हूँ चीज़ आपके लिए। तो ये वहाँ से ईरान से निकल के आई है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को 2-3 आदमी लेके हैं, और मेरा ये हंच है कि जो लेके आए थे वो गलबन या बिगे हुए थे या वो स्टिंग ऑपरेशन में थे। खूबसूरत होगी उससे। हाँ, देखिए जी, मैं तो एज ए इन्वेस्टिगेटर मैं एक बात पे तो नहीं उसको देख सकता। वो जाहिर है एक इतना तेज बंदा, दुनिया इतना आगे बंदा ज़्यादा मार खाता है। वो रह गया ना पूरी दुनिया में, आपने देखा होगी जब भी किसी ने मार खाई है और किसी वैसे खाई है बस। और एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट में भी तो यही है। जी हाँ, रिपोर्ट में यही है। अब जिसका जो एबटाबाद कमीशन है आई एक्चुअली अनाउंस्ड, इसकी कंपोजिशन भी मैंने बनाई थी। कमीशन रिपोर्ट का क्रक्स क्या था? क्रक्स यही है ना, मैंने आपको बताया है कि भाई ये जो कुछ वाकया हुआ इसमें जो हमारी इंटेलिजेंस की तरफ से फेलियर थी उसको बड़ा डिटेल से स्टडी करके आइंदा ऐसा वाकया ना को हो, मैं सोचता हूँ। तो ये हमारे साथ नहीं है, 9/11 हो गया था वो वहाँ पे, उनको नहीं पता चलता।
आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी के खिलाफ अबूरी जमानत करवा ली। अदालत ने FIA को 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग और मुलाजमीन के अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शंस का मामला। FIA की तलबी पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत से रजू कर लिया। 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मिल गई। अपोजिशन लीडर की जानिब से बैंकिंग जराइम की कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। दोनों रहनुमा अदालत पेश हुए, जहां पर सेशन कोर्ट में मौजूद ड्यूटी जज ने समाअत की। शहबाज शरीफ रोस्टरूम पर आए और कहा कि शुगर स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने अपने बच्चों और पूरे पंजाब की शुगर मिल्स को सब्सिडी देने से इनकार किया। समझ नहीं आ रही कि मुझे इस इंक्वायरी में क्यों बुलाया गया। दलाइल के बाद अदालत ने 10 जुलाई तक दोनों की जमानतें मंजूर कर ली। उधर नून लीग की तर्जुमान अजमा बुखारी का कहना है कि चीनी डकैती की मंजूरी इमरान खान ने दी और वही इस मामले में मुलजिम है। जो इमरान खान की फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो इमरान खान का राइट हैंड जहांगीर तरीन है, उसने ब्लैकमेल करके ये लिखवा के दे दिया FIA के अंदर कि FIA को जहांगीर तरीन और उनके बेटे की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ये होता है कि शहबाज शरीफ साहब, जिनका इस पूरे शुगर स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं था, उनको FIA नोटिस भेजता है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जाएंगे। FIA ने शहबाज शरीफ को 22 जून और हमजा शहबाज को 24 जुलाई को तलब कर रखा है। FIA के हुकाम ने इस मौका पर सरबराह लाहौर पुलिस से खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी भी मांगी है। कैमरामैन खावर महमूद और खुर्रम फयाज के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। और आपको बताएं, सिंध रोशन प्रोग्राम में भारी रिश्वत लेने का इल्जाम। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर बल्दियात सिंध शर्जील इनाम मेमन को कल तलब कर लिया है। नैब के मुताबिक शर्जील मेमन 2014-15 के दौरान लोकल गवर्नमेंट के वजीर थे। उन्होंने कई मिलियन रुपए की गैर कानूनी रकम वसूल की। यही रकम जाली अकाउंट्स में जमा करवाई गई। कराची कैंटोनमेंट में प्लॉट की खरीदारी के लिए भी इसी रकम से अदायगी हुई। 6 करोड़ रुपए से जायद की रकम प्लॉट खरीदारी के लिए इस्तेमाल की गई। नैब ने जियाले रहनुमा शर्जील मेमन को कल दिन 11 बजे तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने की हिदायत की है। और समा के सवाल पर तनकीद करने वालों को दलील के लिए समा का ही सहारा लेना पड़ गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाब देते हुए नासिर शाह ने समा की पुरानी खबर ट्वीट कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और समा के दरमियान इतना खास मोहब्बत है। समा एक बार जरा समा वालों की तशफ़ी के लिए। यूं तो अच्छा नहीं लगता सवाल हमारा, मगर दलील के लिए अपनी लेते हैं समा का ही सहारा। क्या वजीर आजम बरहम कहा, फवाद चौधरी आपकी गुफ्तगू गैर जिम्मेदाराना है और बेवक्त होती है। फवाद चौधरी की तनकीद के बाद सिंध सरकार के वज़रा एक्टिव हुए कि जवाब में क्या कहें, और फिर नासिर शाह ने समा की पुरानी खबर को अपने ट्विटर हैंडल पर सजाया, फवाद को तनकीद का निशाना बनाया। कल तक इन्हीं के लीडर समा पर लगाते थे इल्जाम कि वो उनके लिए तो हकायत भी तब्दील हो जाता है। आप समझे, इसको गलत डायरेक्शन में अपनी चैनल के इन्फ्लुएंस में आके ना ले जाए। और आज समा की सहाफत के हो गए मौतरिफ सरेआम। समा क्योंकि समा की हर खबर, समा का हर सवाल हक और सच की दलील बन जाता है। समाबादी ले गया। कराची से कौमी असम्बली के हल्का 249 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल ने पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। मौक़िफ़ अपनाया कि कादिर मंदोखेल को धांधली के तहत कामयाब कराया गया। कहा, इलेक्शन से कबल मंसूबों का ऐलान भी धांधली के ज़ुमरे में आता है। धांधली के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। नून लीग के उम्मीदवार ने मुखालिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की है। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे शहरे कायद में लूटमार की बढ़ती वारदातें। तालिब इल्म से बदफेली के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम अजीजुर रहमान ने पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मकामी अदालत ने मुलजिम का DNA टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया। दूसरे नामजद मुलजिम अब्दुल्ला ने अबूरी जमानत करवा ली। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। मदरसा में तालिब इल्म से बदफेली का इल्जाम, अजीजुर रहमान ने पुलिस को एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया। मियांवाली से गिरफ्तार अजीजुर रहमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि तालिब इल्म को पास कराने का झांसा देकर बदफेली करता रहा। वीडियो मंजर आम पर न लाने के लिए बेटों ने तालिब इल्म पर दबाव भी डाला।
मुलजिम के एतराफी बयान के बाद अजीजुर रहमान समेत दीगर मुलजिमान को कैंट कचहरी पेश किया गया। पुलिस की इस्तदा पर अदालत ने मुलजिम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके DNA टेस्ट कराने का हुक्म जारी कर दिया है। मुकदमे में नामजद मुलजिम अब्दुल्ला ने अदालत से अबूरी जमानत करा ली है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के DNA टेस्ट करा के रिपोर्ट्स की रोशनी में मजीद तफ्तीश की जाएगी। कैमरा टीम और रिपोर्टर अरशद अली के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब लूट मार की वारदात रिपोर्ट ना हो। कलंदरिया चौक पर डाकू बेकरी का सफाया कर गए, शहरियों को भी लूट लिया गया। जीशान मुगल की रिपोर्ट। कराची में लूट मार की वारदातें बढ़ने लगी। दिन हो या रात, लुटेरों से कोई महफूज नहीं। इस बार डाकुओं का निशाना बनी शारा नूरजहां कलंदरिया चौक पर बेकरी। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 मुसल्लह मुलजिमान बेकरी में दाखिल होते हैं। एक मुलजिम कैश काउंटर पर बैठे मुलाजिम पर पिस्तौल तान लेता है, दूसरा मुलजिम छलांग लगाकर अंदर कूदता है। ड्रॉज खोलकर नकदी पर हाथ साफ करता है। इस दौरान दीगर 2 मुलजिमान भी करीब खड़े होते हैं। वारदात के बाद चारों मुलजिमान जाते जाते बेकरी के बाहर मौजूद मालिक से मोबाइल फोन छीनते हैं। बैठा था घर पे, तो वो कैमरे में मैं देख रहा था, तो मैं नीचे उतरा। वो 4 आदमी थे, 3 के पास टीटी थी। मैं जैसे नीचे आया तो मुझे भी उन्होंने कवर कर लिया। कवर करके मेरे से भी मोबाइल ले लिया, मेरे पैसे भी निकाल लिए और अंदर पहले गला वल्ला साफ किया हुआ था उन्होंने। मुलजिमान मोबाइल फोन्स और 50,000 रुपए लूटकर बआसानी फरार हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ जीशान मुगल, समा, कराची। ऐसे में अहम खबर ये कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए NCOC ने अचानक पॉलिसी तब्दील कर दी है। साइनोवैक और साइनोफार्म की दूसरी डोज का टाइम 4 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया गया है। इसी सिलसिले में बात करेंगे समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, बताइए अचानक इस फैसले की क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल सिद्रा, चंद रोज से वैक्सीन की शॉर्टेज देखने में आ रही है। कल 3 दिनों की डोज कराची के एक्सपो वैक्सीन सेंटर समेत 6 अजला में पहुंचाई गई थी, जिसमें साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन शामिल है। साइनोवैक इस वक्त तमाम उम्र के अफराद को लगाई जा रही है, जबकि साइनोफार्म सिर्फ दूसरी डोज लगवाने वाले अफराद के लिए मुयसर है। पहले ही कम वैक्सीन के बायस मुश्किलात का सामना था और अब NCOC के अचानक नए फैसले से शहरी तजब्जुब का शिकार हो रहे हैं। इस फैसले के मुताबिक साइनोवैक और साइनोफार्म की दूसरी डोज जो है 4 हफ्ते से बढ़ाकर उसका टाइम जो है 6 हफ्ते कर दिया गया है। इस सिलसिले में तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं? क्या वैक्सीन का दौरानिया बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुदस्सिर, क्या आप सुन पा रहे हैं? कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए NCOC ने अचानक पॉलिसी तब्दील कर दी है। साइनोवैक और साइनोफार्म की दूसरी डोज का टाइम 4 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया गया है। मुदस्सिर इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में सिर्फ साइनोवैक और दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही है। एस्ट्राजेनेका समेत दीगर वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद फिलहाल इंतजार करें। बैरून मुल्क जाने वालों को भी सब्र करना होगा। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। मेहनत मजदूरी के लिए सऊदी अरब जाने वाले दर्जनों अफराद सिंध के दूसरे कोने से सैकड़ों मील का सफर तय करके एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, मगर इन्हें मायूस लौटना पड़ा। हम कश्मीर से आए हैं, 9 घंटा हमने उधर से सफर करके इधर आए हैं। सुबह के 8 बजे इधर पहुंचे हैं। जैसे कि सेंटर खोला, हम गए अंदर, एक आदमी उधर बैठा था सेंटर वाला, उसने बोला बैठो इंतजार करो। ये सिरिंज है। 1 घंटा हमने इंतजार किया। 1 घंटे के बाद उसने बोला कि भाई ये अभी खत्म हो गया, आप इधर से जाएं। चंद रोज से कराची के तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन गायब थी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर भी वैक्सीन की कमी के बायस बंद कर दिया गया था। रात गए एक्सपो सेंटर समेत कराची के दीगर अजला में साइनोवैक और साइनोफार्म का 3 दिन का स्टॉक पहुंचा दिया गया। साइनोवैक तमाम उम्र के अफराद के लिए मुयसर है, जबकि साइनोफार्म सिर्फ सेकंड डोज वालों को लगाई जा रही है। मैं इतवार को भी आया था, बोले थे वैक्सीन खत्म हो गई यहाँ से। मैं 2-3 चक्कर लगा ले मैंने, वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट में भी गया, वहाँ से भी ख़त्म थी। यहाँ पे कल आया, यहाँ पे भी ख़त्म। आ जाएंगे। आज मैंने साइनोवैक्स यहाँ से लगवाई है। पहली वाली लग गई तो आसानी से, अब दूसरी में थोड़ा तकलीफ था आने जाने में, कभी बंद है कभी चालू है कभी क्या है। आज लग गई वो भी।
बैरून मुल्क जाने वालों को एस्ट्राजेनिका का शिद्दत से इंतजार है। कहते हैं हुकूमत जल्द से जल्द वैक्सीन की फराहमी मुमकिन बनाए ताकि उनकी मुश्किल आसान हो। दूसरी जानिब NCOC ने साइनोवैक और साइनोफार्म की दूसरी डोज का टाइम 4 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया है। NCOC के अचानक फैसले के बाद साइनोवैक और साइनोफार्म की दूसरी डोज लगवाने वाले परेशान हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। रस्सी जल गई, बल नहीं गए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने एक बार फिर इल्जामात दोहरा दिए। कहा कभी किसी को ठोक देते हो, कभी किसी को धमकियां देते हो, ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या हुब्बुल वतनी किसी की जागीर है? बोले जो पाकिस्तान को अपनी जागीर बनाना चाहते हैं उनके लिए पाकिस्तान खप्पे का लफ्ज नहीं निकल सकता। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा कि आप कभी किसी को ठोक देते हो और किसी को स्मैश करने की धमकियां देते हो? आप ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुब्बुल वतनी किसी की जागीर है? हम कायदे आजम मोहम्मद अली जना के पाकिस्तान को, जुल्फकार अली भुट्टो के पाकिस्तान को, नवाज शरीफ के पाकिस्तान को खप्पे कहेंगे। किसी ऐसे ताकतवर शख्स जो अपनी जागीर बनाना चाहता है पाकिस्तान को, उसके लिए पाकिस्तान खप्पे का लफ्ज नहीं निकल सकता। आगे बढ़े और आपको बताएं, FATF का प्लेनरी वर्चुअल इजलास आज से शुरू हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तानी इकदामात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इंटरनेशनल कॉपरेशन रिव्यू ग्रुप पाकिस्तान से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगा। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान FATF के 27 नुकाती एक्शन प्लान में से 26 पर अमल कर चुका है। ग्रे लिस्ट से निकलने से मुतालिक पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान ने FATF के गुज़िश्ता इजलास तक 24 नुकात पर अमल किया था। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। और सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सरगर्मियां महदूद करने का मिशन PTA इंटरनेशनल कंपनी से बात मनवाने में कामयाब। 25,000 से ज़ायद URL ब्लॉक कर लिए गए। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इंटरनेशनल कंपनियों से बात मनवाने में कामयाब। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी अब नहीं चलेगी। फेसबुक, ट्विटर, डेली मोशन, यूट्यूब ने PTA की सिफारिश पर 25,000 से जायद URL ब्लॉक कर दिए। दहशतगर्दों की सरगर्मियों से मुतालिक पोस्ट शाया करने के 24,000 जराए सिर्फ फेसबुक पर ब्लॉक। PTA के मुताबिक दहशतगर्दों से मुतालिक 307 अकाउंट्स ट्विटर पर बंद कर दिए गए। डेली मोशन पर 6 सोर्स ब्लॉक। PTA ने रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस 24 वेबसाइट्स बंद की, जबकि यूट्यूब ने दहशतगर्दों की सरगर्मियों से मुतालिक 224 लिंक्स ब्लॉक कर दिए। गंदगी के ढेर, कच्ची सड़कें, उबलते गटर। कराची के इलाके शाह फैसल सिद्दीक गोट के मकीनों का रहना दुश्वार। पानी भी नहीं आता। शहरी दूर दूर से पानी भर कर लाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मैं नबील नूर शाह फैसल टाउन सिद्दीक गोट का रिहायशी हूँ। हमारे इलाके में रोड की तंगी है, हमारे इलाके में पानी की तंगी है। हमारा सेवरेज जो है वो दिन ब दिन उबलता जा रहा है। हमारे इलाके में आज तक रोडें बनी नहीं, ऐसा कोई पैकेज हमें मिला ही नहीं। पानी के हवाले से हमारे यहाँ बोरिंग का निज़ाम है, बुनियादी सहूलतें तो ना होने के बराबर हैं। कराची शहर में रहते हुए भी हम जो है ना 2 किलोमीटर दूर देहातों की तरह जाके पानी लेकर आ रहे हैं। इलेक्शन के टाइम हर कोई आता है यहाँ पर, हमें सुहाने का दिखा के चला जाता है। सवात की हसीन वादी मालम जब्बा को 2 माह बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया है। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। मशरिक का स्विट्जरलैंड, सयाहों की जन्नत, स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा, जिसे पहले कोरोना वायरस और फिर जमीन के तनाज़ा की वजह से बंद कर दिया गया था, अब वहाँ तफरीही सरगर्मियाँ मुकम्मल बहाल हो गई है। सयाह दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँच रहे हैं। चेयरलिफ्ट का 700 मीटर फासिला हो, या फिर जिपलाइन का पुरखतर सफर। सयाह मौज मस्ती के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। मैं आई हूँ कराची से यहाँ पे घूमने के लिए और मुझे सब
सबसे ज़्यादा शौक यहाँ पे चेयर लिफ्ट का था और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ चेयर लिफ्ट है। होटल भी बहुत खूबसूरत यहाँ खुल गए, ईटरीज बहुत खूबसूरत है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आके खाएं ही तो बहुत आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। बच्चों को भी खूब मजे आ रहे हैं, क्लाइंबिंग वॉल पर फिसल कर एंजॉय कर रहे हैं। मैंने अपने बाबा से जिद की थी मैं आऊं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तफरीही सरगर्मियाँ बहाल होने पर स्कीइंग रिजॉर्ट इंतजामिया भी खुश है। मेरी पूरी पाकिस्तान में जितने भी टूरिस्ट हजरात हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मालम जब्बा ज़रूर आए, इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे। सयाहों ने सतह समुंदर से 9200 फीट की बुलंदी पर पकौड़ों और चिप्स के साथ गर्मा गर्म चाय की खूब चुस्कियाँ ली। यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करना भी नहीं भूले। मालम जब्बा में सयाहती सरगर्मियाँ बहाल हुई तो हसीन वादी के रौनकें लौट आई। सयाह भी दिलफरेब नज़ारों के मज़े लूटने खींचे चले आए। कैमरामैन परजन अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। कराची की मवेशी मंडी में शहरी तो आ रहे हैं लेकिन अभी विंडो शॉपिंग ज्यादा हो रही है। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। भारी भरकम तगड़े बैल। जी हाँ, सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में 15,000 से ज्यादा कुर्बानी के जानवर लाए जा चुके हैं जिनकी कीमतें लाखों में हैं। इसीलिए शहरी विंडो शॉपिंग तक ही महदूद हैं। बहुत हाई रेट है अभी तो काफी दिन है, इस वजह से रेट लगवा रहे हैं। अभी रेट तकरीबन ये लोग 7-8 बता रहे हैं। इनसे पूछा जाए ना क्या मसला है तो ये बोलते ये जो हम जगह पे खड़े रहे वो जगह हमने 2-2.5 लाख रुपए की लिए। खवातीन भी चली आ रही हैं, बच्चों को भी साथ ला रही हैं। अगर हम रात में आए तो सुबह भी वापसी गए लेकर, लेकिन ले जाते हैं और मिल जाता है हमारी रेंज के मुताबिक। शहरी तो चाहते हैं बस जल्दी से बारिश हो जाए ताकि जानवरों की कीमत गिर जाए। अभी तो ईद उल अजहा में 1 महीना बाकी है। देखना ये होगा कि जब कुर्बानी के जानवरों से मवेशी मंडी भरी होगी तो उस वक्त खरीदारों को मुनासिब कीमत में कुर्बानी के जानवर मिल सकेंगे या नहीं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।